नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान IBN भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। कोरोना पर WHO चीफ ग्रेविसिस का बयान, कहा वैक्सीन मिले तो 2 साल से कम अवधि तक रहेगी महामारी। दुनिया में करीब 2.3 करोड़ लोग संक्रमित। सऊदी अरब ने वापस मांगा पैसा, पाकिस्तान की हेकड़ी हुई खत्म। कश्मीर पर ओवैसी की तारीफ करने लगा पाकिस्तान। भारतीय रेलवे ने किया 44 वंदे भारत ट्रेनों की निविदा निरस्त। चीनी कंपनी भी थी दावेदार। अब मेक इन इंडिया को मिल जाएगा बढ़ावा। दिल्ली के धौला कुआं में पुलिस और आतंकियों के विरुद्ध मुठभेड़, एक ISI आतंकी गिरफ्तार, दूसरा फरार। IED विस्फोटक और हथियार भी बरामद। यूपी में हाई अलर्ट जारी। पंजाब के तड़तारा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान से सटी सीमा के पास 5 घुसपैठी थे। BSF की 47 बटालियन ने किया थे। यूपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, पेश हुए 17 विधेयक। सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। कोरोना और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस के स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और आतंकी के बीच कुछ राउंड फायरिंग हुई थी। हालांकि एक आतंकी स्पेशल सेल को चकमा देकर फरार हो गया। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दहलाने की नाकाम साजिश, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया नाकाम। धौला कुआं में हुई ISI आतंकी और स्पेशल सेल के बीच मुठभेड़। IED विस्फोटक के साथ एक आतंकी गिरफ्तार, वहीं दूसरा फरार। पुलिस छानबीन में जुटी, हो सकती हैं और गिरफ्तारियां। दिल्ली के धौला कुआं रिंग रोड के पास पुलिस की स्पेशल सेल और आतंकी के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस का कहना है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक ISI आतंकी को पकड़ लिया गया है। स्पेशल सेल की टीम अभी भी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। उसका कहना है कि अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ बताया जा रहा है। उसके पास 2 IED और हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल देर रात अपना ऑपरेशन शुरू किया था, जो अभी तक जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी के निशाने पर एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार ISI आतंकी अबू यूसुफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। एक टीम बलरामपुर में रेड कर रही है। अब यूसुफ के साथ एक और आतंकी भी था जो फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ISI के आतंकी दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करने का प्लान बना रहे थे। उनका लोन फुल अटैक का प्लान था। कई जगह की आतंकी ने रेकी भी की थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के कुछ लोग यूसुफ को संसाधन मुहैया करा रहे थे। उनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डिप्टी पुलिस कमिश्नर DCP प्रमोद सिंह खुशवाह ने कहा है कि धौला कुआं में एनकाउंटर के दौरान स्पेशल सेल ने एक ISI आतंकी को पकड़ा है। उसके पास से IED बरामद किए गए हैं। फिलहाल एनकाउंटर जारी है। कुछ और लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और आतंकियों के से संबंध रखने वाले लोगों की धरपकड़ में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस को कितनी सफलता हाथ लगती है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगी हमारी सहयोगी प्रिया वाजपेयी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दुनिया में कोरोना वायरस का असर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस महामारी 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में कम समय तक रहेगी। इस बात की पुष्टि खुद WHO के चीफ ने की है। देखें एक रिपोर्ट। WHO के चीफ ने शुक्रवार को कहा कि यह महामारी 2 साल के भीतर खत्म हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर के देशों से एकजुट होने और सर्वमान्य वैक्सीन बनाने में सफलता मिलने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कोई स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनका ये बयान आना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें, अब तक WHO की तरफ से महामारी को खत्म करने को लेकर कोई भी समय सीमा नहीं दी गई है। जेनेवा में
ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने ये भी कहा, ये तो सबको याद होगा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में 2 साल लगे थे और आज के समय में जो परिस्थितियां हैं वो बहुत हाईटेक और कनेक्टिविटी के कारण वायरस के फैलने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक कोरोना वायरस से करीब 8 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दुनिया भर में करीब 2.3 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। आधुनिक इतिहास में सबसे घातक महामारी स्पेनिश फ्लू थी, जिसमें 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी और दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग इससे संक्रमित हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में स्पेनिश फ्लू से 5 गुना ज्यादा लोग मारे गए थे। पहला पीड़ित अमेरिका में मिला था, बता दें, या यूरोप में फैला और फिर पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई थी। वह महामारी 3 चरणों में आई थी। दूसरी बार महामारी का रूप सबसे ज्यादा घातक था। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रही रेलवे ने 44 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्माण के लिए निकाली गई निविदा को निरस्त कर दिया है। पिछले वर्ष इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से निकाली गई इस निविदा में कुल 6 कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें एक चीनी संयुक्त उपकरण भी शामिल था। देखें एक रिपोर्ट। वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने 44 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्माण के लिए निकाली गई निविदा को निरस्त कर दिया है, जिससे इस निविदा में भाग ले चुकी चीनी कंपनियों को झटका लगा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के तरफ से निकाली गई इस निविदा को निरस्त करते हुए रेलवे ने कहा है कि पिछले महीने जब निविदा खोली गई तो चीनी संयुक्त उपकरण CRG पायनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड एकमात्र विदेशी दावेदार के रूप में उभरा। 16x16 बोगियों वाली 44 ट्रेनों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरणों की आपूर्ति के सिलसिले में निकाली गई इस निविदा में कुल 6 कंपनियां दावेदार थी। चीन की कंपनी CRC योजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड तथा गुरुग्राम की पायनियर फिनमेज प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2015 में इस संयुक्त उपकरण का गठन किया था। रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया, 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए निकाली गई निविदा निरस्त कर दी गई है। 1 हफ्ते के भीतर संशोधित सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देते हुए के तहत नई निविदा जारी की जाएगी। हालांकि रेलवे ने निविदा निरस्त किए जाने के कारणों की स्पष्टि नहीं की है। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। पाकिस्तान हमेशा से अपनी बेफजूल की हरकतों के लिए जाना जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी अरब और इस्लामिक देशों के संगठन OIC को धमकाने वाला पाकिस्तान अब OIC के तारीफों के पुल बांधने में लगा हुआ है। देखें एक रिपोर्ट। पाकिस्तान उस वक्त तारीफ कर रहा है जब उनके देश के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को खाली हाथ सऊदी अरब से लौटना पड़ा है। साथ ही साथ सऊदी अरब अपने $3 अरब की रकम को वापस मांग रहा है। इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद चौधरी ने दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान OIC के प्रति अपने प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करता है और उन्होंने कहा, पाकिस्तान मुसलमान देशों की एकता के प्रति प्रतिबद्ध है और हमेशा उस दिशा में उसने काम भी किया है। पाकिस्तान मुस्लिम देशों को एकजुट करने के लिए आगे भी प्रयास जारी रखेगा। पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर भी IOC के योगदान को याद किया। चौधरी ने आगे कहा कि OIC ने कश्मीर के विषय पर एक संपर्क समूह बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। OIC ने एक विषय दूत नियुक्त किया और भारत के कार्यों की निंदा करने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सुर में यह बदलाव सेना प्रमुख की सऊदी अरब यात्रा के बाद आया है। चौधरी ने कहा कि जनरल बाजवा की यात्रा इस बात का सबूत है कि दोनों देशों के बीच भाइयों जैसे संबंध बरकरार हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के OIC के जम्मू कश्मीर के कॉन्टैक्ट ग्रुप की भूमिका की तारीफ करता है। बता दें, कुछ वक्त पहले पाकिस्तान चीन और तुर्की के इशारे पर नाच रहा था। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कश्मीर को लेकर अपने पुराने और खास दोस्त सऊदी अरब को भी धमकाया था और उन्होंने कहा था कि OIC कश्मीर पर अपने विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने में
बता दें, कुछ वक्त पहले पाकिस्तान चीन और तुर्की के इशारे पर नाच रहा था। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कश्मीर को लेकर अपने पुराने और खास दोस्त सऊदी अरब को भी धमकाया था। पाकिस्तान न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कुरैशी ने कहा कि एक बार फिर से पूरे सम्मान के साथ ओआईसी से कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रियों की बैठक हमारी अपेक्षा है। यदि आप इसे बुला नहीं सकते तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से यह कहने के लिए बाधित हो जाऊंगा कि वह ऐसे इस्लामिक देशों की बैठक बुलाएं जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। स्पेशल न्यूज डेस्क IBN भारत। देश और दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश दुनिया की हम खबरों के बाद करेंगे राज्यों की बात। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में क्या रहा खास, जानते हैं समाचार दुनिया में योगेश पांडे के साथ। राज्यों से आज। दिल्ली के धौला कुआं रिंग रोड के पास स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी के बाद यूपी के डीजीपी HC अवस्थी ने उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि दिल्ली में IED के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद पूरे यूपी में भी सतर्कता बरतने के आदेश प्राप्त हुए हैं। पुलिस महानिदेशक ने सभी फील्ड के अधिकारियों को इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किए हैं। इसके साथ ही IB ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को अलर्ट की सूचना भेजी है। यूपी की सभी सीमाओं पर बढ़ाई गई चौकसी। उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को भारत नेपाल सीमा से आतंकी घुसपैठ की साजिश करने की सूचना मिली है, जिसके बाद यूपी ATS ने खुफिया एजेंसियों के अलर्ट को गंभीरता से लिया है और भारत नेपाल सीमा पर हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। दरअसल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद लखनऊ के पत्रकारों के मोबाइल पर लगातार 3 दिन तक तबाह करने की धमकी दी गई थी। तो वहीं शनिवार सुबह दिल्ली में मुठभेड़ के बाद एक आतंकी IED के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया ISIS आतंकी। दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और आतंकी के बीच कई राउंड फायरिंग भी हुई थी। आतंकी के पास IED विस्फोटक भी मिला है, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ खान है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के दौरान भी यूपी विधानमंडल की कार्यवाही जारी रही। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने सदन में अपनी बात रखी। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में सपा और कांग्रेस के सदस्यों ने खराब कानून व्यवस्था पर जमकर शोर शराबा और नारेबाजी शुरू कर दी। सपा सदस्य वेल में आ गए तो अध्यक्ष ने सदस्यों को सोशल डिस्टेंसिंग की याद दिलाई, लेकिन सदस्य हंगामा करते रहे और सरकार के खिलाफ उनकी जमकर नारेबाजी जारी रही। और इसी हंगामे के बीच सरकार की तरफ से 17 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। सदन में कोरोना संक्रमण, कानून व्यवस्था व विधायक निधि खत्म किए जाने समेत कई अहम मुद्दों की गूंज सुनाई दी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सदस्य विधायक निधि को बहाल करने की मांग कर रहे थे। लंबे समय बाद शनिवार को सदन की बैठक। यूपी विधानसभा में लंबे समय के बाद शनिवार को बैठक हो रही है। दरअसल शनिवार व रविवार को सदन की बैठकें नहीं होती, क्योंकि सार्वजनिक अवकाश पर बैठकें नहीं बुलाई जाती हैं, लेकिन अध्यक्ष विशेष परिस्थिति में बैठक बुला सकते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष रहे केसरीनाथ त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल में कुछ मौकों पर शनिवार को सदन बुलाया था। इस बीच शुक्रवार को जब विधायक जन्मेजय सिंह के निधन की खबर मिली तो 10 बजे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई और तय हुआ कि शनिवार को सदन बुलाया जाए और शुक्रवार का काम शनिवार को संपन्न कराया जाए। न्यूज डेस्क IBN भारत। उत्तराखंड सरकार में पर्यटन एवं सूचना सचिव दलीप जावलकर ने गढ़वाल भ्रमण के दौरान 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में
चयनित नायर घाटी सतपुली में बन रहे गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। इसके साथ ही पूर्वी नायर पर बने एंगलिंग कॉटेज का भी निरीक्षण किया। उत्तराखंड पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर द्वारा तहसील चौबट्टा खाल स्थित मां दीवा मंदिर में रोपवे निर्माण व ट्रैकिंग रूट को व्यवस्थित करने की संभावना को तलाशने के लिए पैदल चलकर मां दीवा मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। पर्यटन एवं सूचना सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में सतपुली चयनित है और यहाँ पर्यटन की दृष्टि से एडवेंचर टूरिज्म के तहत एंगलिंग, कायाकिंग, वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग की अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए पर्यटन विभाग लगातार ट्रायल कर रहा है, जिन्हें जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। दीवा का डांडा में खूबसूरत सनराइज व ट्रैकिंग रूट पर्यटन की दृष्टि से भी अपार संभावनाएं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ऊर्जा विभाग की 4,855 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इस मौके पर नीतीश ने 2005 से पहले बिजली के क्षेत्र में बिहार की स्थिति की याद भी दिलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के दौरान कहा कि आज हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंच गया है, गांव-गांव में बिजली की उपलब्धता है। याद करिए 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। लोग लालटेन और डिबड़ी से काम चलाते थे, लेकिन अब बिजली आ गई है और लालटेन की जरूरत नहीं रही। नीतीश ने कहा कि अगर आगे जनता ने काम करने का मौका दिया तो हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। नीतीश ने कहा कि मैंने 2005 में पूरे बिहार में न्याय यात्रा की थी, गांव-गांव गया था, कहीं बिजली नहीं थी। शाम होते ही सड़कें सुनसान हो जाती थी, लोग अपने घर चले जाते थे। आज क्या स्थिति है? उन्होंने विपक्ष के नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग सोशल मीडिया पर क्या-क्या बयान देते रहते हैं और उन्हें प्रचार भी मिलता है। मैं ऐसे बयान को प्रचारित करने वालों से कहता हूं कि जरा अपने दिल से पूछिए, पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।